ये 5 क्वेश्चंस जो मैंने आपको दिए हैं, 5 के 5 क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, ठीक है ना। और पांचों क्वेश्चन एग्जाम में आ भी चुके हैं पहले से, आगे भी आने की संभावना है, क्योंकि एक भी क्वेश्चन इसमें ऐसा नहीं है जिसका लगे कि हाँ ये क्वेश्चन आने की संभावना बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है। पहला तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स पर यूनिट लेंथ। मुझे पूरी उम्मीद है कि सब लोगों ने कर लिया होगा। किसी का रह गया क्या? नहीं। फॉर्मूला क्या है बताओ? बबीता बताएगी। बबीता बताओ पहले वाले का फॉर्मूला क्या आएगा? एक मिनट, आंसर यहाँ लिख रहा हूं। पहले वाले का आएगा क्या फॉर्मूला? बस जो फॉर्मूला बन के आया लास्ट में, हाँ, F इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 अपॉन R। व्हाट इज R? रेडियस। अच्छा, कुछ भी बोलोगे। R इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल वायर्स, उन दोनों वायर के बीच की डिस्टेंस है। और I1 क्या है? करंट इन फर्स्ट वायर। I2 क्या है? करंट इन सेकंड वायर, ठीक है ना। पहले वाले का तो ये हो जाएगा। दूसरे वाले का आंसर क्या हो जाएगा? दूसरे क्वेश्चन में कहा गया कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ चार्जेस। ये रहा डायग्राम। आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया गया, उसके तीनों सरफेसेस, तीनों वर्टेक्स पर 3 चार्जेस रखे हैं, 4 माइक्रोकूलम, एक -4 माइक्रोकूलम, एक 2 माइक्रोकूलम, और साइड जो है वो कितनी है इक्विलेटरल ट्रायंगल की? 2 मीटर। तो हमें इसका क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका आंसर आएगा कितना? फॉर्मूला बताओ इसमें कौन सा यूज करेंगे? सूर्य। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस। 3 चार्ज पार्टिकल का अगर कोई एक सिस्टम हो तो उसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालते समय? देखो अभी पता नहीं है कौन से दिन का वेट कर रहे हैं, कब ये फॉर्मूले याद करेंगे, कब इनको आएंगे जो है ना फॉर्मूले, देखेंगे पता नहीं क्या करते रहता है। मुनासा तुम बताओ क्या लगेगा फॉर्मूले इसमें, सेकंड वाले में? हाँ, किस दिन का वेट कर रहे हो कि जब आएंगे तो ये दिन आएगा, इस दिन हम पढ़ेंगे, उस दिन रिवीजन करेंगे, उस दिन फॉर्मूले बताएंगे। कुछ भी अपनी मर्जी से बोल रहे हैं कदे। तुम बताओ आर्यन। हाँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस Q3 Q1 अपॉन R13। ये फॉर्मूला लगाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा कितना हमारा? -7.2 इंटू 10 की पावर -2 जूल। ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर हुआ। थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? कंपाउंड माइक्रोस्कोप की लेंथ पूछी गई है। -7.2 आएगा। देखो कुछ गलती हो रही तुमसे। माइनस में आया कि नहीं आया? माइनस में आ रहा ना? हाँ ठीक। हाँ, माइनस से नहीं आ रहा तो मैं करवाऊंगा ना। हाँ, लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप कितनी आई? 27.2 नहीं 30 सेंटीमीटर। हाँ एग्जैक्ट 30 आएगी ना। क्या कर रहे हो? अच्छा, ये कौन से वाले एडजस्टमेंट में लगा रहे हो आप लोग? तुम लीस्ट डिस्टेंस में लगा रहे होंगे तो वो आएगा 1 + d/Fe, और इसलिए लगा नॉर्मल एडजस्टमेंट का है ना। हालांकि दिया नहीं है क्वेश्चन में, एक बार पढ़ लेता हूँ क्वेश्चन है ना। The focal length of the objective and the eyepiece of the compound microscope is 1 cm and 2.5 cm. Find the tube length of the microscope for the obtaining magnification of 300. सही है, आप जो कर रहे हो वो भी सही है, ठीक है ना। मतलब वही होना चाहिए वैसे, क्योंकि डी ही हमें अगर नहीं दिया है तो हम लोग को लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन पर ही लेके चलना चाहिए, तो उसके हिसाब से आपका कुछ कम आएगा। नहीं, एक ही करना है, कोई दिक्कत नहीं, वही करना चाहिए। उसने किया है वो अलग बात है। उसने भाई ये तो सैंपल पेपर ही तो होता है। अब इस सैंपल पेपर में कोई किसने इसका सॉल्यूशन लिखा है, किसने नहीं, क्या उसके दिमाग में क्या चल रहा था वो अलग चीज़ है। अदरवाइज नॉर्मल केसेस में अगर आपको नहीं दिया कि कहाँ पर फाइनल इमेज बन रही है तो आप लोग लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन लेके चलेंगे। अगर उसको इन्फिनिटी पे इमेज बनवाएगी तो पक्का है तो वो नॉर्मल एडजस्टमेंट बोलेगा या तो कहेगा कि इन्फिनिटी पे इमेज बन रही है, ठीक है ना। तो तुम्हारे हिसाब से आ रहा होगा -27.2, ठीक है, प्लस में। हाँ, प्लस का 27 प्लस आ रहा है कि क्या? लेंथ है ना, लेंथ तो हमेशा कैसे होगी? पॉजिटिव ही होगी ना। फॉर्मूला तुमने क्या लगाया? m बराबर L/FO इंटू 1 + d/Fe, यही लगाया होगा, ठीक। m को तुमने कैसे ले लिया? नेगेटिव, उसकी हेल्प से L आ गया, चाहे वो नेगेटिव भले क्यों ना हो तो बोलेंगे लेंथ कैन नेवर बी नेगेटिव, उसको क्या कर देंगे? पॉजिटिव बना देंगे। समझ गया ना? बहुत अच्छे।
देखो थर्ड वाले क्वेश्चन में कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए फॉर्मूला, इस वाले क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला लगाएंगे मैग्निफिकेशन इक्वल टू L अपॉन FO इंटू 1 प्लस D अपॉन FE। और जिन लोगों ने ये नहीं लगाया, जिन्होंने नॉर्मल एडजस्टमेंट लिया, तो उनके लिए क्या लगेगा फॉर्मूला L अपॉन FO इंटू D अपॉन FE। उसमें फिर 1 प्लस D अपॉन FE नहीं होगा, डायरेक्ट हो जाएगा D अपॉन FE। अगर वैसे करोगे तो 30 आ जाएगा इसका आंसर। समझ में आ रही बात ना? बहुत अच्छे। तो इसकी हेल्प से बताओ, मैग्निफिकेशन की हेल्प से L कितना आ गया, 27.2 करके आ रहा होगा इसका आंसर, ठीक है ना? 27.2 सेंटीमीटर। अगर नेगेटिव में भी आ जाए ना लेंथ, तो भी उसको कैसे लेना है, पॉजिटिव ले लेना है। बोलेंगे लेंथ कैन नेवर बी नेगेटिव, ठीक है। चौथे क्वेश्चन में क्या पूछा है, अच्छा ये क्वेश्चन हाँ हो गया, रिलेशन फाइंड कर लिया। अच्छा क्वेश्चन है ये। इसने पूछा है हमसे कि कोई एक प्रिज्म है, उस प्रिज्म से जब लाइट एक फेस से टकराई तो दूसरे फेस पर वो टोटली रिफ्लेक्ट हो गई, मींस बाहर आई नहीं, इमर्ज नहीं हो पाई। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल भी है और डेरिवेशन भी है एक तरीके से, क्योंकि कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दे रखी है और है तो न्यूमेरिकल जैसा ही, पर डेरिवेशन है ये एक। क्या पूछ रहा है, ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए ग्लास प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। हाँ नहीं 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 नहीं, हम ग्लास प्रिज्म का ही फॉर्म डायग्राम बनाएंगे। बस इतना ध्यान रखेंगे कि बाहर वाले फेस से ना प्रिज्म में हमने क्या बनाया, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, फिर एक होती है इमर्जेंट रे। वो जो इमर्जेंट वाली रे है उसको इमर्ज नहीं कराना है, उसको बल्कि क्या कर देना, अंदर ही टोटली रिफ्लेक्ट करा देना है। हाँ तो अब वो किसी भी तरह डालो, लेकिन ऐसे एंगल पर डालो ताकि लाइट रे बाहर ना जाकर के अंदर ही क्या हो जाए, रिफ्लेक्ट हो जाए। और वो भी इसने बोला जस्ट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, जस्ट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। हाँ वैसे वो सरफेस पे ही होती है, लेकिन जस्ट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब है कि हाँ वो ठीक है, सरफेस वाला ही ले लो, ठीक है ना। जस्ट रिफ्लेक्शन का मतलब यानी कि बस सरफेस को ग्रेस करती हुई चली जाएगी। क्लियर? अब बताओ फिर क्या कहा इसने, इफ इट जस्ट सफर्स टोटल रिफ्लेक्शन एट द अदर सरफेस ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ प्रिज्म एंड क्रिटिकल एंगल। आया क्या आया बताओ? इसका आ रहा है I इज इक्वल टू साइन इनवर्स A माइनस सी अपॉन साइन सी। ऐसा बना हो तो बताओ मुझे। हाँ ठीक है, तो ऐसे सोचो ना, I इज इक्वल टू साइन इनवर्स। अच्छा तुमने साइन इनवर्स से साइन कटा दिया, अच्छा ठीक नहीं, वो उसने बोला I इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन ऑफ A माइनस सी अपॉन साइन सी। आया? बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ो। जिनका नहीं आया उनको मैं करवाऊंगा, ठीक है ना। आप लोग पहले इतना करो। लेकिन हाँ साइन आई को आई के इक्वल ले सकते हैं। अभी दिया नहीं रहा ऐसा कुछ, क्योंकि जस्ट रिफ्लेक्ट कर रही है। जस्ट रिफ्लेक्ट का मतलब पता नहीं कि एंगल इतना छोटा है या नहीं है, ठीक है ना। हुआ? इसको तो मैं कराऊंगा भी, है ना, इसको मैं करवा देता हूँ। पांचवा देखो, पहले पांचवा क्वेश्चन करो, चलो छोड़ो। चौथा क्वेश्चन मैं कराऊंगा। मुझे पता है यही क्वेश्चन अगर पेपर में आ जाएगा ना तो कई सारे लोग ऐसे कंफ्यूज होकर बैठ जाएंगे, कुछ नहीं हो पाएगा। ये कितनी बुरी, अपने आप में कितनी बुरी बात है ये, कि आप इतने आसान क्वेश्चन जो ऑलरेडी एग्जाम्स में आ चुके हैं वो भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ये बहुत दिक्कत वाली बात है। हालांकि आ जाएंगे आपके, लास्ट तक आते आते आप सब करने लग जाओगे, कर भी रहे हो, लेकिन बहुत उस तरह से एकदम कॉन्फिडेंट नहीं दिख रहे हो कि बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नजर आ रहा हो, है ना। कॉन्फिडेंस के साथ काम करना चाहिए। हाँ फिफ्थ वाला क्या है, ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। हाँ भाई बताओ इसका कितना? हाँ 36 सेंटीमीटर सही है, 36 सेंटीमीटर सही है। चौथे वाले डेरिवेशन पे ध्यान लगाओ, चलो, है ना। सबसे पहले ग्लास प्रिज्म बनाएंगे। ये चौथे वाले क्वेश्चन में हमसे कहा है कि एक प्रिज्म है जिससे कि टोटली रिफ्लेक्ट हो रही है लाइट रे। ये हमने बना लिया ग्लास प्रिज्म। इस पर एक लाइट रे यहां से इंसिडेंट हुई, जिस पॉइंट पर इंसिडेंस होगी सबसे पहले वहां क्या बनाएंगे बताओ, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। सबसे पहले उस पॉइंट पर एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ये नॉर्मल चला गया। अब ये लाइट रे बताओ रेडर से कहां जा रही है, डेंसर में जा रही है, ठीक है ना। अगर ये मेरा ग्लास प्रिज्म है तो इसके एंगल ऑफ प्रिज्म को ए लेते हैं, तो ये रेडर से डेंसर में जा रही है तो क्या होगा, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ऐसे नॉर्मल की ओर बेंड हो जाएगी। जब नॉर्मल की ओर बेंड होगी तो इस पॉइंट पे टकराएगी, जहां टकराएगी वहां फिर से क्या बनाएंगे, एक नॉर्मल बनाएंगे। ये नॉर्मल दोनों एक दूसरे को जहां काटते हैं, इस पॉइंट को मैंने नाम दिया था, कुछ याद है, बोलो
क्या नाम दिया था? ओ नाम दिया था। ये मान लीजिए P हो गया मेरा, और ये वाला मान लीजिए क्या हो गया? Q हो गया। अब एक लाइट रे हमेशा क्या होती थी, अगर हम लोग इससे पहले वाले डेरिवेशन करते थे उसमें लाइट रे को इमर्ज कराते थे कि अब डेंसर से कहाँ आएगी? रेयर में, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। लेकिन इसने कहा कि हमने उसको ऐसे एंगल पर इंसिडेंट कराया ताकि ये जस्ट रिफ्रैक्ट हो जाए। तो ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। हालांकि रिफ्लेक्ट हुई है तो इससे हल्का फुल्का एंगल ज्यादा लिया गया होगा, ऐसे जाएगी लाइट रे। फिर अगर रिफ्लेक्ट होगी तो वो कैसे जाएगी? वो यहाँ से अंदर से आएगी, ऐसे बहुत करीब से। इसके समझ में आ रही बात ना? तो लेकिन जस्ट जब वर्ड यूज किया जाता है तो जनरली मान लेना चाहिए कि यही है, खत्म करो। अभी बताओ बात समझ में आएगी नहीं? तो यहाँ पर ये एंगल कितना हो जाएगा आपका? ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? ये कितना होगा? ये तो वैसे भी नॉर्मल है, तो कितना होगा यहाँ? 90 डिग्री, ठीक है। और ये एंगल कितना हो जाएगा यहाँ? ये वाला एंगल, ये भी 90 डिग्री। तो देखो सबसे पहली बात, मैं आप डायरेक्ट करवाना हूँ, ये कंसिडर तो आप अपने आप से कर ही लोगे, ठीक है ना, इसमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जरा आप ध्यान लगाओ, इन ट्राइंगल अगर मैं ध्यान लगाऊं यहाँ पर, एंगल ऑफ प्रिज्म को चाहो तो कुछ और भी दे सकते थे नाम, लेकिन चलो ये बताओ, एक क्वाड्रिलेटरल दिखाई दे रहा होगा, इन क्वाड्रिलेटरल। अच्छा चलो एंगल भी शो कर लेते हैं। बताओ ये वाला एंगल क्या होगा? I। ये वाला एंगल क्या होगा? R1। ये वाला एंगल क्या होगा? R2 बराबर क्या? C। R2 बराबर C लेके चलेंगे, ठीक है ना। C मतलब क्रिटिकल एंगल, ठीक है ना। R2 बराबर C। और ये जो हमारा यहाँ पर एक एंगल बनेगा ये वाला, इसको आप चाहो तो नाम दे सकते हो अपनी मर्जी से, R3। वो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री के इक्वल, जो कि क्लियर हो रहा होगा। अभी कोई डाउट है? नहीं। अब बताओ इन क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल दिखाई दे रहा होगा APOQ, है क्या? इसमें A मतलब A लिख दो उसको बस, एंगल A की वैल्यू कितनी है? A है। A प्लस बोलो एंगल, मतलब चलो लिख दो, डायरेक्ट लिख दो 90, समझाने के लिए लिख रहा हूँ, लेकिन पेपर में थोड़ा बेहतर होता है लिख लेना चाहिए। कैसे कि एंगल APO, थोड़ा एक तो आपकी डेरिवेशन की लेंथ बढ़ जाती है, दूसरे सामने वाले को लगता है कि नहीं समझ कर चीजें लिखी जा रही हैं, ठीक है ना। तो A प्लस 90 मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। ये वाला एंगल कितना है? 90। और ये वाला एंगल कितना होगा? एंगल POQ, एंगल POQ प्लस यही तो POQ, ये कहाँ 90 होगा? ये रहा ना POQ। कैसे 90 हो गया? कैसे 90 हो गया बताओ? कोई रास्ता नहीं है 90 का, ठीक है ना। अभी एंगल कितना हो जाएगा उधर वाला? वो 90। ये वाला एंगल फिर कौन सा? ये वाला। ये पहले ध्यान से देखो आप, APOQ इस क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहे हैं। सिर्फ ये एंगल 90 होगा और ये वाला एंगल 90 होगा। ये और ये दो 90 होंगे, ये A और O हो जाएगा। तो इसको टू कितना होगा बताओ? 360 होगा। तो यहां से बताओ कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा सर A प्लस POQ, एंगल POQ कितने के इक्वल आ जाएगा? 180 के इक्वल आ जाएगा। 180 से 360 करा दिया, आ गया खत्म। तो यहां से आ जाएगा POQ बराबर 180 माइनस A। बोलो होगा कि नहीं होगा? 180 माइनस A। अब ये 180 माइनस A हो गया, तो हम जानते हैं एक ट्राइंगल लगाओ, एक ट्राइंगल दिख रहा होगा। इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल में? POQ में क्या हो जाएगा बताओ? R1 प्लस R2 प्लस एंगल POQ बराबर कितना? 180। ये हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस 180 माइनस A बराबर कितना? 180। बोलो होगा कि नहीं? 180 से 180 कैंसिल, यहाँ से A प्रूफ हो जाएगा। R1 प्लस R2 बराबर है, ये तो हमने पहले वाले डेरिवेशन में भी किया था, यहाँ तक तो हम पहले भी लेके आए थे। इतने में बताओ कोई दिक्कत हो तो? R1 प्लस R2 बराबर A आ गया। अब R1 प्लस R2 बराबर अगर A है तो मैं जानता हूँ R2 की वैल्यू कितनी है? C बराबर A। तो यहाँ से R1 बराबर कितना जाएगा? A माइनस C। बोलो आएगा कि नहीं? अब फिर लगाएंगे फॉर्मूला, क्या? म्यू इज इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R1। बोलो बताओ समझ में आ रहा है? ये हो जाएगा साइन I इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ साइन R1। बताओ यहाँ तक कोई डाउट हो तो? नहीं ना, ठीक। अब R1 की वैल्यू बताओ। फिर दूसरे सरफेस पर आ जाओ। R1 की वैल्यू है, हाँ चलो ठीक है। यहाँ से आ जाएगा साइन I इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन कितना? A माइनस C। अब फिर से आओ दूसरे सरफेस पर। ये पहले सरफेस पर है, एट सरफेस 1, एट सरफेस 1 फर्स्ट सरफेस पर, एट सरफेस 2 सेकंड सरफेस पर अगर हमने बात की, बताओ क्या आएगा? बोलो भाई। अब यहाँ फिर से लगेगा क्या? म्यू इक्वल टू, बोलो जिससे जाएगा उसको पहले साइन R2 अपॉन साइन 90। यहाँ से म्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा? R2 की वैल्यू कितनी है? साइन C अपॉन, बोलो ना भाई, साइन 90।
होगा साइन 90 की वैल्यू 1, तो म्यू बराबर कितना जाएगा साइन सी। म्यू की ये वैल्यू उठा करके यहाँ पर रख दीजिए, कितना जाएगा, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? जिससे जाता है उसको पहले, जिससे जाता है उसको पहले, और जिसमें जाता है उसको बाद में लिखेंगे ना। हाँ, मुझे क्या करना होगा, अब रे जा रही है डेंसर मीडियम से, 2 म्यू 1 हो गया एक तरीके से, ये 2 म्यू 1, तो 2 म्यू 1 को 1 म्यू 2 लिखने के लिए क्या करूंगा, 1 म्यू 2 बराबर साइन 90, उल्टा हो जाएगा इसका, साइन 90 अपॉन साइन सी। अब यहां से 1 म्यू 2 का मतलब हो जाएगा म्यू, 1 म्यू 2 का मतलब म्यू है ना भाई। अगर मैंने इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू लिया है तो समझो वो 1 2 और 1, मतलब बाहर वाले मीडियम को मैंने 1 माना और प्रिज्म वाले मीडियम को 2 माना, और फिर बाहर से एयर वाले मीडियम को फिर से क्या माना 1। तो सही मायनों में रे कहां से कहां जाना चाह रही है, 2 से 1 में। तो अब हमें लिखना पड़ेगा यहां पर म्यू का फॉर्मूला 2 म्यू 1, जिससे जाती है उसको पहले, जिसमें जाती है उसको बाद में, जिससे जाती है उसका एंगल ऊपर, जिसमें जाती है उसका एंगल नीचे। तो 2 म्यू 1 बराबर साइन R2 अपॉन साइन 90, लेकिन मुझे 2 म्यू 1 की वैल्यू नहीं पता है, 1 म्यू 2 की पता है, 1 म्यू 2 म्यू के इक्वल है, तो मैंने 2 म्यू 1 को उठा करके 1 म्यू 2 कर लिया। अगर इसको मैं रिवर्स करूंगा तो वो भी रिवर्स हो जाएगा, इसका मतलब साइन 90 अपॉन साइन सी हो जाएगा। तो यहां से म्यू बराबर कितना हो जाएगा, 1 अपॉन साइन सी। अब देखो जरा ध्यान से देखो, एक इक्वेशन तो ये रही, एक इक्वेशन ये रही, और एक इक्वेशन ये रही। पहली, दूसरी और तीसरी की हेल्प से आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर बस म्यू को हटा देना है हमें। क्या फॉर्मूला बन के आ जाएगा, साइन आई इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी ब्रैकेट में साइन ए माइनस सी। तो अल्टीमेट फॉर्मूला यही बन के आया, साइन आई बराबर, उसने हमसे तीन चीजों के बीच में एंगल क्या पूछा था, रिलेशन, इंसिडेंट एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ प्रिज्म और क्रिटिकल एंगल के बीच में रिलेशन पूछा था। यहां भी छोड़ दोगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि तुम्हें अब ये सब नहीं पता है कि आई की वैल्यू ऐसे निकालनी है, बस यही छोड़ दो। मतलब मेरे हिसाब से फॉर्मूला बस ये बना के छोड़ दो, साइन आई बराबर कितना, साइन ए माइनस सी अपॉन साइन सी, खत्म, यही रिलेशन है। अगर ज्यादा ज्यादा चाहोगे तो आई इक्वल टू क्या लिख दोगे, इधर से साइन आई दिया है तो आई को लिखने के लिए साइन को उधर भेज दो, साइन इनवर्स हो जाएगा। अब बताओ मुश्किल लगा गया, थोड़ा सा ध्यान से काम करना था। न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन था, कहने को तो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, इसीलिए कहा जाता है कि अगर दिमाग लगा देना कोई एग्जामिनर तो वो ये बोले कि हम लेंगे ही नहीं, एक भी न्यूमेरिकल नहीं डालेंगे और सारे न्यूमेरिकल पूछ लेंगे, समझ ना, और टफ हो जाएगा वो। और क्या, वो और टफ हो जाता है, क्योंकि मान लो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का क्वेश्चन है, जैसे उसने बोला कि डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है और न्यूमेरिकल है सिलेबस में। सोचो कमाल की बात, सिलेबस में डेरिवेशन नहीं है, कौन सा वाला, ये जो आपने फॉर्मूले ड्राइव किया, m बराबर L अपॉन F, बस सीधे क्या है, फॉर्मूले हैं और उनके ऊपर न्यूमेरिकल्स हैं। अब जो वो वाले क्वेश्चन होते हैं जिनमें कि पहले UO निकालना पड़ता है, फिर VE निकालना पड़ता है, फिर ऐड करके तब उसकी लेंथ ऑफ ट्यूब निकलती है, समझो वो क्वेश्चन क्या हो गया, पूरा डेरिवेशन नहीं हो गया क्या उसमें भाई। उसमें हम डेरिवेशन में भी हम क्या करते हैं, दो अलग अलग लेंस का मैग्निफिकेशन निकाल के उसको मल्टीप्लाई करते हैं, और जब न्यूमेरिकल करते हैं वो वाला तो उसमें भी यही करना पड़ता है। तो वो अगर चाहे तो न्यूमेरिकल पूछ करके पूरा डेरिवेशन करा सकता है, समझ गए ना। नोट करो जल्दी से, पहले चौथा नोट करो जल्दी से कॉपी पे, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है ये। पहले तो ये देखो, पांचवें क्वेश्चन के बाद, चौथे क्वेश्चन के बाद एक बार पांचवें में बस वैल्यूज बता देता हूँ, फॉर्मूला बता देता हूँ, आप रखिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, इसमें लेंस वाली इक्वेशन क्यों नहीं लग रही है आर्यन, पांचवें क्वेश्चन में लेंस की इक्वेशन क्यों नहीं लग रही है, क्योंकि सर लिखा है साफ साफ कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस, लेंस नहीं लिखा है। क्या लिखा है, कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस। ऑब्जेक्ट कहां रखा है, किसकी एनर्जी, हाँ कितने आई, फोटोन की, जूल में बतानी, जूल में, ठीक है। देखो पांचवें में है ना, बबीता ध्यान दो, ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर। क्या दिया है ये, एक ऑब्जेक्ट कितनी दूर रखा है, 60 सेंटीमीटर, तो ये क्या दिया है, u बराबर कितना, -60 सेंटीमीटर, इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस। कॉनकेव सरफेस के सामने रखा है, तो जाहिर है हवा में रखा होगा, इसका मतलब है रेयर ऑब्जेक्ट कहां रखा है, रेयर मीडियम में, कहां रखा है, हवा में, कितना 1, सरफेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया, 1.5, तो μ1 हो गया 1 और μ2 हो गया 1.5। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी दी है, 20 सेंटीमीटर। लेकिन कैसा सरफेस है पता है, कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस, समझ गए ना। बताओ कॉनकेव सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसी होती है, नेगेटिव होती है। कॉनकेव सरफेस है, इधर इसका सेंटर होगा इधर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर होगी, हम यहां से चलेंगे और इधर की ओर जाएंगे, और ऑब्जेक्ट इधर कहीं रखा होगा तो रे इधर से आएगी। इसका मतलब कैसे लेंगे आर को,
नेगेटिव। यही सब खेल है बस ऑप्टिक्स में। ऑप्टिक्स में साइन कन्वेंशन का जितना बड़ा खेल है वो किसी चीज़ का नहीं है। जब तक आपको सही से साइन कन्वेंशन नहीं आएगा तब तक आपका आंसर सही भी नहीं आएगा। अब देखो यहाँ जिस बच्चे ने 20 ले लिया, फॉर्मूला वो भी सही लगा रहा होगा लेकिन आंसर गलत आ जाएगा। तो आर कितना लेंगे? -20 सेंटीमीटर। क्लियर है? कौन के स्फेरिकल सरफेस है। फॉर्मूला क्या लगेगा? ऑब्जेक्ट लाई कर रहा है रेडियल मीडियम में। जब ऑब्जेक्ट रेडियल मीडियम में लाई कर रहा हो तो उस समय फॉर्मूला लगता है μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। अब बस वैल्यू रख दीजिए 1.5/v माइनस 1/u। u कितना है? -60 बराबर 1.5 माइनस 1/r। r की वैल्यू कितनी? -20। ये हो जाएगा 1.5/v प्लस 1/60 इज इक्वल टू 0.5/-20। पॉइंट हटाइए, 0 बढ़ाइए, ये आ जाएगा 1/40 है ना, ऐसे माइनस का। अब ये जगह 1.5/v बराबर माइनस का 1/40 माइनस का 1/60। जरा भाई बताएंगे आप कितना होगा ये? 1.5/v बराबर सब इनका एलसीएम हो जाएगा 120। ये कितना? 3। ये कितना? 2। तो हो जाएगा 1.5/v बराबर माइनस का 5/120। ये हो जाएगा 1.5/v इज इक्वल टू माइनस 1/24। यहाँ से कट जाएगा v इक्वल टू कितना जाएगा? 1 माइनस का 1.5 इंटू 24। तो v बराबर -36 सेंटीमीटर। लो आ गया, खत्म। बताओ क्या मुश्किल है इसमें? 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन थे सारे ये, 5 के 5 क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन आसान था, 1 नंबर का छठा क्वेश्चन। बाकी 5 क्वेश्चन 3-3 नंबर के थे सारे, ठीक है ना। तो इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आ रहे हो पेपर में और आप लोग ना कर पाए, बहुत बुरी बात। 5 भी हो गया। छठा देखो, छठे क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला बताओ भाई आदित्य। R इक्वल टू R0 a की पावर 1/3। बस ये फॉर्मूला लगता है। व्हाट इज A? मास नंबर है ना, A इज द मास नंबर। क्लियर है? तो A मास नंबर है। हमें पहले वाले क्वेश्चन में R दिया है कितने के इक्वल? R0। पहले वाले का मास नंबर बताओ कितना है? 27 है ना। पहले वाले का मास नंबर 27 है ना। ये मास नंबर, ठीक है ना, 27। ओके, तो हो गया आपका क्या? 27 की पावर 1/3। अब दूसरे वाले के लिए मैंने उसको R डैश मान लिया। क्या मान लिया? R डैश। R0 उसके लिए भी क्या रहेगा? सेम R0। मास नंबर उसको कितना है? 125। कितना आसान क्वेश्चन था भाई, लेकिन देख के बहुत डरावना। ये क्वेश्चन अगर पेपर में आएगा, मैं लिख के दे सकता हूँ आपको, ये सब चीजें मुझे पहले से पता है भाई। ये क्वेश्चन अगर पेपर में आता है तो 1 नंबर का, लेकिन 50% बच्चे इस क्वेश्चन को कर नहीं पाएंगे। बताओ मैं कितनी बड़ी बात बताई। कारण बताऊं, कारण ये है कि ये बहुत ज्यादा यूजेबल नहीं है। मतलब इतना नहीं है कि बहुत बार आए कॉमन बार बार। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस, सर कितनी बार आ चुका है, आपने क्वेश्चन कितनी बार पूछ लिया। तो ऑलमोस्ट मतलब सबको लगभग फॉर्मूला रट जाएगा, सबको आइडिया लग जाएगा कैसे सॉल्व करना है। लेकिन ये ना रोज वाले क्वेश्चन नहीं है कि बहुत बार आए हैं, कभी कभार आ जाते हैं पेपर में। अब कभी कभार वाला क्वेश्चन सब नहीं कर पाते, ठीक है ना। जो पता लगा आप एक्सपेक्टेड ही नहीं करके जा रहे हैं, तो बच्चे बार बार कह रहा हूं, ये बहुत मैंने अपने पढ़ाते पढ़ाते इतना ज्यादा डाउनफॉल देख लिया। स्टडी का स्तर इतना ज्यादा डाउन हो गया है, इतना ज्यादा डाउन हो गया स्टूडेंट का। मजाक मतलब ये मैं बिल्कुल मजाक से हटके या आपको सिर्फ मोटिवेट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सच में ही बहुत ज्यादा डाउनफॉल है इस समय, बहुत डाउनफॉल है। बच्चे मतलब पढ़ने के नाम पर एकदम पूरी तरीके से त्रस्त हैं। मतलब उनको लगता है हमारे ऊपर कोई बहुत बड़ा बोझ डाल दिया गया है, पढ़ाई के नाम पर हमारे ऊपर, हमसे बहुत कोई बिना बात का काम लिया जा रहा है। समझ रहे हो ना। छोटे छोटे 7th क्लास के बच्चों की कंप्लेंट्स कि भैया ये तो कहता मैं करूंगा क्या पढ़ के। मतलब 6th-7th के बच्चे माँ बाप से बोल रहे हैं कि हम गेमिंग करनी है मुझे। तो अबे भाई गेमिंग करनी है, अब क्या उनको तो अब तो रास्ता भी नहीं बचता भाई, क्योंकि इतने सारे लोग ऐसे हो गए कि जो गेमिंग में कामयाब दिख रहे हैं लोग। अब उसकी वजह से अब ये भी कहते लगने लगा कि कहें तो क्या कहें इनके सामने। अब वही तो बात है ना। अब बताओ 7th क्लास के बच्चों तुम कितना समझाओगे, उसके पास सैकड़ों एग्जाम्पल हैं। समझ रहे हो ना। मतलब एक आदमी जो है ना, सोच के देखो ये हालत है कि पता लगा 3 दिन पहले से वो फेस रिवील के लिए फॉर्म डाल रहा है कि मैं 3 दिन पहले बता रहा है मैं फेस रिवील करूंगा। उसके लिए लोग खाना पीना छोड़ ऐसे टकटकी लगाए बांधे हैं, देखेंगे अज्जू भाई का फेस रिवील करेंगे, है ना। अब भाई अज्जू भाई का मुंह देख के जैसे लग रहा पता नहीं क्या मिल गया। अरे भाई उसका मुंह देख के ऐसा क्या मिल जाएगा तुम्हें कि उसका चेहरा देखने को उतावले हो, बेताब हो, एकदम पागल हो रखे हो, है ना। तुम्हें भी मना नहीं करेंगे घर वाले। तुम 7th में ही ये काम कर लो, कोई नहीं मना करेगा। लेकिन 7th में तुम 1.5-2 लाख रुपए कमा के उनको देने लग जाओ महीने का, तो माँ बाप कहेंगे बढ़िया, आप अरे क्या रखा है पढ़ाई में।
और 4 लोगों को भी बोलेंगे, लेकिन उनको पता है ना कि तुम वो काम कर नहीं पाओगे, वहां तक जाते जाते तुम्हारी हालत ना तुम इधर के रह जाओगे ना उधर के रह जाओगे, समझ रहे हो ना। तो कुछ लोग, अच्छा ये भी एक और बात बता दो, जो लोग जो कामयाब कहीं नजर आ भी रहे ना कि कम एज का बच्चा उसने कर लिया है, ठीक है, दौर था चल गया। दूसरी बात, उनको मौका दे दिया घर वालों ने, उनके पास रहा होगा उतना पैसा, जरिया रहा होगा कि चलो छोड़ो खत्म करो। कोई जो बिल्कुल ही खत्म, या तो उसमें 2 ही टाइप के लोग कामयाब हुए ना, या तो बिल्कुल एकदम लाखेरे जो घूम रहे थे जिनको कोई पूछने वाला नहीं था। अगर ये नहीं आता, ये सोशल मीडिया का इतना ज्यादा बूम नहीं आता, तो यकीन मानो मजाक नहीं, ऐसे कितने पता नहीं कितने सारे यूट्यूबर्स हैं जो मूंगफली भी बेच ना पाते सही से। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, ऐसे कई सारे यूट्यूबर्स हैं जो सही से कोई काम ना कर पाते, लेकिन उनका सिक्का ऐसा चला क्योंकि टाइम था, बस आ गया। कभी कभी ऐसा होता है, ये दौर था, ठीक है। तो या तो वो लोग बहुत आगे निकल गए क्योंकि उन्होंने फिर सोचा नहीं ना, उनको कुछ मिलता नहीं तो सब कुछ मिलता चला गया, तो वो आगे बढ़ते चले गए, उन्होंने टेंशन नहीं ली। या फिर जो बहुत ज़्यादा, जिसको लग रहा था कि हाँ पीछे से बहुत ज़्यादा हमारी बैक सपोर्ट बहुत ज़्यादा तगड़ा है, ठीक है ना, जिनको पता लगा अब गेमिंग करनी हो 2-2 ढाई लाख रुपए कंप्यूटर चाहिए होता है, इतना आसान है क्या। अब पता लगा माँ बाप जो है ना, अब तुम जब तक खुद से कुछ करके नहीं दोगे, समझ रहे हो ना, जब तक या तो इतने बढ़िया इतने ज़्यादा पैसे वाले हों कि भाई वो 5 लाख का कंप्यूटर भी तुम्हें दिला देंगे तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन समझना चाहिए इन चीज़ों को, कोई मतलब नहीं इन बातों का। लेकिन समझो, अब ध्यान लगाओ, टीचर भी परेशान हो गया, मतलब मैं अपने आप को बता रहा हूँ क्योंकि मुझे खुद को लगने लगा हाँ यार अब तो ये कहते नहीं बन रहा है ना कि कुछ नहीं रखा उसमें, क्योंकि कुछ तो है, ऐसा नहीं है। कुछ लोग कामयाब हो गए हैं, उन्होंने इतना बड़े बड़े एग्जाम्पल सेट कर दिए हैं कि हमारे जैसे पढ़े लिखे उनके सामने पानी भरने लगे। इतने ज्यादा ऐसा इतना पैसा कमा लिया कुछ लोगों ने कि लगता है कि हम लोग ही बेकार हो गए, हमने भी पढ़ के बेकारी कर दिया। मजाक नहीं, कभी कभी तो ये मुझे भी फील आता है कि भाई हमने पढ़ के बेकार ही कर दिया, इससे अच्छा तो इसी सब में लगे होते हम भी। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर सब काम सब अच्छा, ये क्या ऐसा थोड़ी ना कि काम पहले नहीं हो रहा था, लेकिन सलमान खान, शाहरुख खान, सुनील शेट्टी, अजय देवगन, इनको देख के कोई नहीं सोचता था कि मैं भी हीरो बनूंगा। कारण क्या कि वो बहुत दूर थी दुनिया, अब ये सबको आसान लगने लगा। नहीं तो क्या पहले लोग इतना पैसा नहीं कमाते थे, जब हम लोग बहुत छोटे छोटे तब भी हम सुना करते थे इनकी 1 करोड़ रुपए 2 करोड़ रुपए लेते हैं फिल्म बनाने का, 1 करोड़ रुपए लेते हैं। जब तो उस समय तो लाखों की कीमत इतनी ज्यादा होती थी, इसका करें नहीं, तब ये 1.5, 2, 3 करोड़ रुपए लिया करते थे फिल्म बनाने का। तो तब इसका मतलब थे वो लोग तब भी, लेकिन वो तब बच्चों को ऐसे इंस्पायर नहीं करते थे कि सबके मन में ये आ जाए कि नहीं सब के सब हम जाकर के अब हीरो ही बनेंगे। शोबिस की दुनिया तब भी थी, लेकिन अब शोबिस की दुनिया चूंकि सबकी पहुंच इतनी आसान हो गई है कि हर व्यक्ति को लगने लगा भाई इससे अच्छा और इससे आसान काम कोई दुनिया में नहीं है। आसान भी लग रहा है ना, सबसे बड़ी दिक्कत है आसान भी लग रहा है। हर बच्चे को लगता है इससे आसान क्या होगा, है ना। औरत और बच्चे, बड़े बूढ़े, सब हर व्यक्ति को लग रहा है कि अरे मैं जब किचन में मैं खाना बना ही रही हूं तो क्या दिक्कत है, मैं उसकी वीडियो बना के डाल दूं। सबके दिमाग में ये आ गया है कि जब हम बना ही रहे हैं, कर ही रहे हैं, तो क्या ही बुराई है इसमें कि हम उसको शूट करके उसको डाल दें जो है ना यूट्यूब पर, ठीक है। तो इस वजह से लोग, इसी वजह से सब बिगड़ गया। लेकिन मामला खैर, इधर ध्यान लगाओ, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, R' की, ठीक है। तो क्या करेंगे, दोनों डिवाइड करा दो। भाई मेरी बात तुम्हें याद आएगी, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, जब कभी आएगी याद तो समझना कि यार भैया ने बहुत उस समय भी समझाया था हम लोगों को कि कुछ ज़्यादा खास में रखा वखा नहीं है ना। पहले इन सब चीज़ों को थोड़ा सा सोशली बाइकआउट इनका ज़्यादा था, लेकिन अब मैंने कहा ना कि इतना ज़्यादा कॉमन हो गया कि सोशल बाइकआउट भी अब नहीं हो पा रहा है इसका। भाई पहले क्या था, देखो आप बात समझो, नाच गाने को पहले लोग नचनिया, गवैया ऐसे नाम ले लेकर के चिढ़ाते थे। अब लोग कहते हैं भैया कैरियर बन रहा है उसमें, तो लाइफ बन रही, पैसा देखो कितना इतना कमा लिया लोगों ने, समझ गए ना। मजाक नहीं, माँ बाप सिर्फ तब तक आपको डांटते हैं, फटकारते हैं, गुस्सा करते हैं जब तक इनकम आनी स्टार्ट नहीं हो जाती। इनकम आने लगे तो माँ बाप ही और प्रमोट करने लगते हैं, ठीक है चलो चलो, समझ गए ना। जब तक इनकम नहीं आती तब तक माँ बाप डांटते हैं कि किस काम में लगे हो। जहां इनकम आनी स्टार्ट हो जाती माँ बाप ही प्रमोट करने लगते हैं, हाँ ठीक है अच्छा कर रहे हो, है ना। इसलिए और आगे बोलेंगे कि भैया बच्चा बिगड़ रहा है। भाई जब तुम्हारे दिमाग में चल रही है कि ये नहीं तो यही सही, पढ़ाई नहीं अच्छी करेगा तो डांस में ही कैरियर बना लेगा, जब पहले से तुमने उसके मन में डाल दिया तो पढ़ेगा क्यों फिर तो वो वही करेगा ना जो उसके मन में है। 125/27 की पावर 1/3। बताओ 125 का स्क्वायर क्यूब रूट 5 और 27 का क्यूब रूट
3, ये 1/3 का मतलब क्यूब रूट है, क्यूब रूट। तो 127 का, अच्छा 125 का 5 और 27 का 3, तो यह आ जाएगा 5/3r। 1 नंबर क्वेश्चन था ज्यादा। हाँ और क्या, एमसीक्यू में था ये, एमसीक्यू था ये, ठीक है ना, और क्या। तो अब बात ध्यान समझो, बार बार करो, इस सहारे मत जाना कि एमसीक्यूज तो हो जाएंगे, किसे पूछताछ के हो जाएंगे, नहीं होंगे। पूछताछ के होंगे उसमें गलत होंगे, इसका मतलब भाई जितना कॉन्फिडेंट आप अपने आंसर पर हो सकते हैं, दूसरे के बताए हुए पे तो बस मानना ही पड़ेगा ना कि ठीक है भाई जो तुम बता लगा देते हैं यही, इसलिए अपना करो। चलो आप आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन देखो भाई, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है, सुनिए सुनिए सुनिए, है ना। इसने कहा है एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज प्रोड्यूस्ड बाय ए चार्ज, किसी एक चार्ज से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस की जा सकती है, कब। अब 4 ऑप्शन दिए हैं, मूविंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी, मूविंग विद ए कांस्टेंट स्पीड पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, मूविंग विद एन एक्सेलरेशन एंड एट रेस्ट। ना तो रेस्ट में ना तो कांस्टेंट स्पीड से, इन दोनों केस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट नहीं होती है। जब चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता हुआ मूव करता है तब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होती हैं। क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलो एक क्वेश्चन और, है ना। ए सेमी कंडक्टर डिवाइस, सुनो सुनो ध्यान से, है ना। ए सेमी कंडक्टर डिवाइस इज कनेक्टेड इन सीरीज विद ए बैटरी, एन एमीटर एंड ए रजिस्टर। एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है जिसको हमने कनेक्ट किया है सीरीज में, किसके साथ, एक बैटरी के साथ, एक एमीटर के साथ और एक रजिस्टर के साथ। हो गया। ए करंट फ्लोज इन द सर्किट इफ द पोलैरिटी ऑफ द बैटरी इज रिवर्स्ड, अगर हम बाहरी वाली बैटरी की पोलैरिटी को रिवर्स कर दें, द करंट इन द सर्किट ऑलमोस्ट बिकम्स जीरो। अगर हम करंट को, अगर हम बाहर वाली बैटरी की, 2 बैटरी होती है ना इसमें, एक फिक्स्ड बैटरी होती है, एक एक्सटर्नल बैटरी। एक्सटर्नल बैटरी बाइसिंग के लिए होती है, या तो फॉरवर्ड बाइसिंग या तो रिवर्स बाइसिंग। तो इसने कहा अगर मैंने सेमीकंडक्टर डिवाइस को क्या कर दिया, पहली बात सेमीकंडक्टर डिवाइस के साथ सीरीज में एक एमीटर जोड़ दिया, एक रजिस्टर जोड़ दिया और एक बैटरी जोड़ दी है, फिर इसके बाद इसने कहा अगर हमने उस बैटरी की पोलैरिटी को रिवर्स कर दिया तो करंट इन द सर्किट ऑलमोस्ट बिकम जीरो। अब इसने कहा द डिवाइस इज ए कॉमा एन, मतलब या तो ये है या तो ये है, मतलब ए एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, मतलब वो जो डिवाइस है सेमीकंडक्टर डिवाइस, या तो वो एक प्योर सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक का मतलब प्योर सेमीकंडक्टर है, या तो पी टाइप सेमीकंडक्टर है, या तो वो एन टाइप सेमीकंडक्टर है, या तो पीएन जंक्शन डायोड है। बताइए क्या है, पीएन जंक्शन डायोड है। कारण क्योंकि सर करंट जीरो रिवर्स बाइसिंग में ही होती है, और रिवर्स बाइसिंग केवल किसी एक सेमीकंडक्टर डिवाइस की नहीं होती, डायोड की होती है। जब हम किसी पीएन जंक्शन डायोड पर रिवर्स बाइसिंग करते हैं तो करंट ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है, करंट ऑलमोस्ट जीरो। क्लियर। जब हमारा बीच में ये सब सीरीज में जुड़े हैं, तो जब मेरी सर्किट में सेमीकंडक्टर डिवाइस पीएन जंक्शन डायोड है, जब उसमें जीरो हो गई तो बाकी सब में जीरो हो जाएगी। समझ गए ना, पूरे सर्किट में जीरो हो जाएगी, सीरीज में है ना तीनों। क्लियर हो गया, बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखो, ये समझने वाले क्वेश्चन है, बार बार कह रहा हूं। देखो उसने मतलब कैसे सोच सोच के चालाकी से क्वेश्चन बनाया, नहीं तो सीधे क्वेश्चन भी पूछ सकता था कि इन फॉरवर्ड बाइसिंग और 4 ऑप्शन दे देता, या इन रिवर्स बाइसिंग 4 ऑप्शन दे देता। इन रिवर्स बाइसिंग द करंट इज इन द ऑर्डर ऑफ एम्पियर, मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, नैनो एम्पियर। क्या जवाब दोगे? In reverse biasing the current flowing in the circuit is in the order of ampere, milliampere, microampere, nanoampere, microampere। रिवर्स बाइसिंग में करंट की वैल्यू, अब ध्यान नहीं दे रहे, ध्यान दो कृष्णा, अभी लेट आए हो फिर बातें कर रहे हो, मान जाओ, है ना, वो तो पहले से आ रखा है इतनी देर से। सूर्य तुम ध्यान दो, मैं जो अब इस समय पढ़ा रहा हूं ना, मैं मजाक नहीं कर रहा। तुम दोनों लोगों को कैसे समझाऊं, तुम लोग मेरी बात अभी सुन नहीं रहो, बाद में पछतावा होगा। खुदा ना खास्ता आप लोग अगर थोड़ी सी मेहनत अच्छे से कर ले जाओगे, मैं कुछ और कहना चाहता लेकिन मैं बदल रहा हूं अपनी बात को, ठीक है ना। मेरे कहने का मतलब ये है अगर थोड़ी मेहनत कर लोगे तुम्हारी परसेंटेज में थोड़ा इजाफा हो जाएगा भाई, जो आने वाली है उससे बेहतर आ जाएगी, ठीक है ना। जितनी भी आने वाली है परसेंटेज उससे बेहतर आ जाएगी। मैं तो ये भी कह रहा हूं तुम्हें कि मैं थोड़ा सा डर रहा हूं, मेरे डर को सच में मत बदल देना, इसको अच्छे से मेहनत कर लो, बढ़िया से निकल जाओ। ये जो तुम गर्दन ऐसे से हिलाते हो ना, इसी से मुझे लगता है कि तुम लोग क्या सोच कैसा कहते हो, कोई सेटिंग करके रखे हो क्या वहां पे, है ना। तो ये सब ना करो, पढ़ाई से ही संभव है। ये जो तुम्हारी गर्दन हिल रही है पढ़ाई से संभव है कि हाँ ठीक है सर हो जाएगा, कर लेंगे,
लेकिन जब तुम कुछ पढ़ के दिखाओगे तब मानूंगा। सुनो अब बढ़े, एक क्वेश्चन और सुनो अब। एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट, एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट 2 × 10⁻⁸ कूलाम मीटर लिखिए। हाँ 2 × 10⁻⁸ कूलाम मीटर। एक डायपोल रखा है जिसका डायपोल मोमेंट कितना है 2 × 10⁻⁸ कूलाम मीटर इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंसेस ए मैक्सिमम टॉर्क ऑफ 6 × 10⁻⁻4 न्यूटन मीटर। मैक्सिमम टॉर्क दिया गया कितना 6 × 10⁻⁻4 न्यूटन मीटर। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज, ये भी ऑप्शनल क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा ये बताना है। ठीक है, तो आपको दो चीजें दी हैं, पी दिया है और टाउ दिया है। दिया तो है पी डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट दिया तो है कि एन इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट 2 × 10⁻⁸ कितना आया 3 × 10⁻⁴। यूनिट बताओ। हाँ? क्या न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन पर कूलाम या फिर वोल्ट पर मीटर, न्यूटन पर कूलाम या फिर वोल्ट पर मीटर। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट वोल्ट पर मीटर। क्लियर है, बहुत अच्छे। आ गया क्या सबका बच्चे? मैक्सिमम फील्ड कही है तो आपको सोचना चाहिए सर, आप मुझसे सवाल करना चाहिए ना आपको कि सर टाउ बराबर होता है पी sin थीटा। हमें पी दे रखा है, टाउ दे रखा है, ई पूछा है, तो सर ये तो नहीं दिया है, थीटा नहीं दिया है, तो दिमाग पे जोर डालो। उसने बोला मैक्सिमम टॉर्क, और टॉर्क मैक्सिमम कब होता है जब एंगल 90 डिग्री होता है, जब P और E के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। इसका मतलब थीटा उसने बिना दिए ही दे रखा है, समझ गए ना। तो थीटा की वैल्यू कितनी लोगे 90 डिग्री। अब थीटा की वैल्यू 90 रख दे रहा, फॉर्मूले पे सॉल्व करना, दौड़ते हुए आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, बस अब ध्यान लगाओ, एक क्वेश्चन लिखो, ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी एक ही नंबर का है, पता नहीं क्या सोच के लोग एक नंबर में क्वेश्चन देते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये की, ए पॉइंट चार्ज Q नॉट, ए पॉइंट चार्ज Q नॉट इज मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ। ए पॉइंट चार्ज Q नॉट, Q के नीचे 0 है ना, Q नॉट इज मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस A, इज मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस A with a point charge -q। कौन सा वाला -q? ये वाला -q, कैपिटल Q। ठीक है, अभी बता रहा हूं ना भाई, चार्ज दिया, दूसरा एक और चार्ज दिया, अभी पहले पूरा क्वेश्चन होने तो समझ में आ जाएगा। ए पॉइंट चार्ज Q नॉट इज मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस स्मॉल a विद ए पॉइंट चार्ज -q एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। मतलब एक सर्कल के सेंटर पर, एक सर्कल के सेंटर पर एक चार्ज रखा है कितना -q। इस सर्कल की परिधि पर, परिधि मतलब सरकमफ्रेंस पर एक चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है कितने मैग्नीट्यूड का Q नॉट मैग्नीट्यूड का। समझ में आया आप क्वेश्चन? आ गया, ये कहना चाह रहा है। अब क्या कहा, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ Q नॉट इज, आपको Q नॉट की काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, मतलब इस चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। हाँ, काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा है ना सब। देखो ये कहता है गतिज ऊर्जा, ठीक है ना। हाँ 2 एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन दे रहा हूँ, ऑप्शन है, ये भी ऑप्शनल क्वेश्चन है। कैपिटल Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A। अरे मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहले आप कर लो, मैं लिख देता हूँ ऑप्शन, ठीक है ना। ये है Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A पहला। दूसरा Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर। तीसरा ऑप्शन Q नॉट अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट A। चौथा Q नॉट अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर। बढ़िया क्वेश्चन है, क्या होगा? थर्ड पार्ट इज राइट आंसर, थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। वेरी गुड। चलिए बाकी लोग भी करें। आप जो लोग बैठ के देख रहे हैं ना, वो देखे नहीं, सोचो एक नंबर का क्वेश्चन आपको कैसे परेशान करेगा वहां पेपर में, कैसे दुखी करेगा, है ना। दुखी होने से अच्छा है कि काम करिए दिल से, ठीक है ना।
देखो यहां पर रखा है माइनस क्यू और ये है सर्कुलर पाथ, इस सर्कुलर पाथ के सेंटर पे माइनस क्यू रखा है और यहां से मूव कर रहा है कितना क्यू नॉट। कितनी रेडियस है सर्कुलर पाथ की, ए दी है। फिलहाल हम समझ गए अगर ये सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है तो पहली बात सेंटर पे रखे हुए चार्ज पार्टिकल और बाहर की ओर घूम रहे चार्ज पार्टिकल के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा। बोलो क्यों लग रहा होगा, दीप्ति बताओ ना, इधर नहीं ध्यान है ना। सेंटर पे हमने जो माइनस क्यू चार्ज रखा है सर वो नेगेटिव है और जो सरकमफ्रेंस पे घूम रहा है वो तो नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्शन के बावजूद भी उससे चिपक नहीं जा रहा है बल्कि मूव कर रहा है। तो किसी भी बॉडी पर जब अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा हो और बॉडी फिर भी मूव करके उस बॉडी की तरफ ना जा रही हो जो उस पर अट्रैक्शन लगा रही है तो समझ जाओ सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रही होगी। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं। इसका मतलब ये फोर्स किसका काम करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा। तो हम सबसे पहले सर एक फोर्स निकालेंगे कूलाम्स लॉ के मुताबिक कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन ए स्क्वायर और यही फोर्स कितने के इक्वल होगा mv² अपॉन r के इक्वल। ये समझ गए ना, हाँ सॉरी ए रेडियस ए है तो दोनों को आपस में क्या कर दूंगा इक्वेट। mv² अपॉन ए बराबर कितना जाएगा कैपिटल क्यू नॉट अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए आ गया स्क्वायर ए स्क्वायर, इससे ए से ये ए कैंसिल। सर mv² की वैल्यू आ गई, मुझे क्या निकालनी है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ mv², तो दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा। बताओ ये जो बच्चे यहाँ बैठ करके इसकी तरफ देखकर ऐसा सोच रहे हैं ना कि क्वेश्चन बहुत टफ है, बहुत बुरा सोच रहे हैं वो, ठीक है ना। लेकिन कॉम्पिटिटिव लायक क्वेश्चन है, ऐसा भी नहीं है कि क्वेश्चन कोई इतना वो है, सिंपल बढ़िया क्वेश्चन है ये। इस तरह के क्वेश्चन ही आजकल नीट में पूछे जा रहे हैं, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। नीट का इससे बहुत ज़्यादा लेवल ऊपर नहीं जा रहा है। फिजिक्स में नीट का जो लेवल है इस समय, नीट में जो फिजिक्स का लेवल है इस टाइम बहुत ही बेसिक लेवल है। आप बहुत थोड़ा सा भी सीरियसली पढ़ने वाला बच्चा है ना जिसने 11-12 में सही से फिजिक्स पढ़ी है, बस पढ़ी है ठीक ठाक से, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ रहे कि मतलब पागल नहीं हो रखा है फिजिक्स को लेकर के, वो भी आराम से उसके ठीक ठाक क्वेश्चन कर ले जाएगा। मैं बता सकता हूँ, लिख के दे सकता हूँ। आप पिछले 2 सालों के पेपर उठा के देखिए, अगर कंपैरिजन करोगे आपको खुद समझ में आ जाएगा। 2023 का, 2022 का, 2020 का, 20 से 23 के बीच के पेपर देखिए और फिर उठाइए 10 से 20 के बीच के पेपर देखिए, आप पता चल जाएगा 10 से 20 के बीच में बहुत टफ लेवल था पेपर का, ठीक है ना। और 20 से 24 के बीच में बहुत आसान हो गया पेपर का लेवल। समझ में आ रही बात ना। तो ये आपको खुद दिमाग लगाना है। पेपर का लेवल अब टफ नहीं है, लेकिन समस्या यही है कि मैंने जो आपको बताया कि बहुत सारे बच्चे उस तरफ ध्यान ही नहीं है उनका मन है कि ये तो हम माँ बाप की वजह से कर रहे हैं, अपने लिए नहीं कर रहे हैं। जो भी बच्चा खुद के लिए पढ़ रहा है ना वो पक्का निकाल रहा है। इस समय बहुत मुश्किल नहीं है, बार बार करो। कंपटीशन कहने के लिए बहुत ज़्यादा टफ है, उतना ज़्यादा टफ है नहीं कंपटीशन, क्योंकि आप आइडिया लगाओ ना, यहीं से अंदाजा लग जाएगा। अपनी क्लास में आप देखो ना कि यार 40 लोगों में 40 के 40 लगभग एक जैसे हैं, मतलब पूरे क्लास में एक बहुत अच्छा और बाकी सब एक जैसे। आप देखो ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्लास में 2-3 लोग एक जैसे, मतलब 2-3 लोग एक कैटेगरी के मिलेंगे और बाकी सब एक जैसे मिलेंगे। मतलब ये नहीं पहले एक हुआ करता था कि भैया एक 90 पे है तो उसी के साथ एक 88 पे टिका हुआ है, उसी के आसपास एक 86 पे, मतलब पूरा बैच ही पता लगा 80 से 90 के बीच में है। अगर पूरा बैच आपका 80 से 90 के बीच में है तो कंपटीशन टफ है। लेकिन अगर एक बच्चे के तो आ रहे हैं, मान लीजिए अभी आपका प्री बोर्ड हो रहा है तो एक बच्चे के तो आ रहे हैं 70 में से 65 और फिर उसके बाद जस्ट दूसरा जब आ रहा है तो आ रहा है 51, तो 65 और 51 समझिए कंपटीशन कुछ नहीं रह गया, कोई कंपटीशन नहीं है। समझ गए ना, इसको कंपटीशन नहीं कहते। कंपटीशन इसे कहते हैं कि 65, 64, 63, 63, 63.5 इसके आसपास में कई सारे बच्चे, 70 में से इसी के आसपास में कई सारे बच्चे झूल रहे हैं। अब कंपटीशन टफ है, अब आपको अपनी रैंक बनाना मुश्किल लगेगा। समझ में आ रही बात ना। नहीं तो अगर 65 और 51 का डिफरेंस आ रहा है ना कि फर्स्ट टॉपर और सेकंड टॉपर में, या फर्स्ट सेकंड में सर 8 नंबर का डिफरेंस, सेकंड और थर्ड में सर 4 नंबर का डिफरेंस, और उसके बाद बाकी सारे 40-41 की रेंज वाले हैं, तो वो सब किसी काम के नहीं है। बता रहा हूँ मैं आपको, 70 में से जो 40-41 की रेंज वाले हैं ना उन्हें किसी काम के नहीं हैं। मुझे आपने बताया नहीं अपने सेकंड प्री बोर्ड के मार्क्स, मुझे जानने भी नहीं है, कोई बात नहीं, जो हैं सो हैं। लेकिन अगर आप 40-41 की रेंज में टिके थे सेकंड प्री बोर्ड में जबकि सिलेबस पूरा हो रखा था, तो समझिए कि आप कहीं ना कहीं बहुत ही बेकार सिचुएशन में हैं। आपको बोर्ड में छींके आ जाएंगे, ठीक है ना, अपने मार्क्स बनाने में, ठीक है। अब ये हो गया, काइनेटिक एनर्जी समझ में आ गया। 1 mv² आया, इतना दिमाग तो हमें खुद लगाना पड़ेगा ना यार, mv² की वैल्यू तो यहीं से निकल गई, और काइनेटिक एनर्जी चाहिए तो हाफ mv² होता है, तो हाफ से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, क्योंकि मैथ्स कहता है जो काम इधर करोगे वो उधर भी करना पड़ेगा। तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी। अब ये 8 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बन गया ऑप्शन Q नॉट अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट A। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी।
बने एक क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है ना। ऐसे का ए करंट इन ए डिवाइस वेरीज विद टाइम टी, ए करंट इन ए डिवाइस वेरीज विद टाइम टी, एक डिवाइस में जो करंट है वो टाइम के साथ ऐसे वेरी कर रही है, I इज इक्वल टू 6t, I इज इक्वल टू 6t, वेयर I इज इन मिली एम्पियर, T इज इन सेकेंड। I किस में है, I मिली एम्पियर में है और टाइम जो है वो सेकंड में लिया है ताकि यूनिट बनाते समय आपको दिक्कत ना आए। ओके, इसने कहा द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट पासिस थ्रू द डिवाइस ड्यूरिंग, द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट पासिंग थ्रू द डिवाइस ड्यूरिंग t बराबर 0 सेकेंड टू t बराबर 1 सेकेंड। क्या मजे के क्वेश्चन है यार, मजा आ रहा है देख देख के क्वेश्चन, ठीक है ना। ऐसा दिल कर रहा है कि इसीलिए मैं तो जोश में पढ़ा पा रहा हूं क्योंकि क्वेश्चंस मुझे अंदर से फील दे रहे हैं। आप लोग पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो। क्वेश्चन ये कह रहा है किसी एक सर्किट में बहने वाली करंट टाइम के साथ ये रिलेशन रखती है, I बराबर 6t, ठीक है। I मिली एम्पियर में है, t सेकंड में है। बताओ 0 सेकंड से लेके 1 सेकंड के बीच में उस सर्किट के अंदर कितना चार्ज फ्लो कर गया होगा, है ना। ऑप्शन में लिखा हुआ है 10 मिली कूलाम, 27 मिली कूलाम, 18 मिली कूलाम, 54 मिली कूलाम। अब तुम दिमाग लगाओ। हाँ, मिली कूलाम में दिए आंसर, हाँ मिली कूलाम्स में दिए हैं। अरे भाई ये मिली एम्पियर में है तो मिली कूलाम में ही आएगा ना। अरे करंट मिली एम्पियर में है ना, दिमाग लगाओ ना यार। क्या ये तुम लोग कर क्या बगल कर देता अगर नहीं समझने की कोशिश करोगे। I इज इक्वल टू क्या दिया है 6t, I और t का रिलेशन है तो फिर I और मुझे Q निकालना है तो मैं जानता हूं I बराबर dq बाई dt होता है। I बराबर dq बाई dt, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। तो dq बाई dt बराबर कितना 6t, मुझे Q निकालना है तो t को उधर ले जाऊंगा 6t dt। दिस इज ए डिफरेंशियल इक्वेशन, है कि नहीं है। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। मैथ्स वालों के लिए बता रहा हूं, वेरिएबल सेपरेबल, dt को t के साथ रखो और dq को एक तरफ कर लो। लेकिन ये तुम ये मत सोचना ये सब मैथ्स वाले करेंगे, सोचो ऐसे ही बता रहा हूँ, उनके लिए कुछ और इशारा दे रहा हूँ कि दिमाग लगाओ, समझ गए ना। बाकी क्या करेंगे हम, फिजिक्स वालों को समझाना कहा कि भाई dq मुझे क्यों निकालना है, तो जब तक मैं d को एक साइड नहीं रखूंगा dt को तो नहीं ले आऊंगा, इंटीग्रेट कर नहीं पाऊंगा तो q निकलेगा नहीं। तो इसका मतलब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। dq बराबर 6t dt, टाइम की लिमिट कहां से कहां तक दे रखी है 0 सेकंड से 1 सेकंड के बीच में, बात खत्म हो गई। कितना आसान क्वेश्चन है। 6 बाहर रखो, t स्क्वायर बाई 2, लिमिट 0 से 1, 6 t का स्क्वायर, सर ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 का स्क्वायर बाई 2, कुल मिला जुलाकर 6 इंटू 1 बाई 2 कितना आ गया 3। 0 से कितना देता हूँ 3 सेकंड देता। हाँ तब ठीक है, 0 से 3 सेकंड तो 3 हो जाएगा। तो फिर कितना हो जाएगा यहाँ 3 का स्क्वायर बाई 9 तो कितना आ जाएगा ये 9 बाई 2, तो ये आ जाएगा 27 है ना, 27 मिली कूलाम। क्यू आ जाएगा ये Q। मिली कूलाम में इसलिए आया क्योंकि मिली एम्पियर में करंट थी। अगर करंट हमारी मिली एम्पियर में थी तो फिर चार्ज भी मिली कूलाम में ही आएगा। अगर करंट हमारी एम्पियर में होती तो चार्ज हमारा कूलाम में आता। समझ गए। ओके, इतना काफ़ी फिजिक्स में आ जाए ना।